Hello everyone, very warm welcome to Biological. I hope you guys are doing well and fine. मेरा नाम है अर्पित चतुर्वेदी. आई नो बहुत दिन बाद सुनने को मिला है, बहुत लंबा गैप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बीच में नहीं टाइम मिल पाता है सारी चीज़ों के लिए. तो एक सवाल है जो बहुत दिन से मेरे जहन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिल रहा है पिछले साल डेढ़ साल से, और ये बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही डिस्कस करना चाहिए. सवाल ये है कि हमको क्या चूज़ करना चाहिए टीचिंग और रिसर्च में. जब बात आती है कि आपने एमएससी क्वालिफाई कर लिया, आपका एमएससी ख़त्म हो गया है, वट एवर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप टीचिंग फील्ड में जाओगे या रिसर्च फील्ड में जाओगे? तो मैं दोनों ही पहलू को बराबर बराबर रख के समझाने की कोशिश करूंगा कि टीचिंग के क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स मिल सकते हैं और रिसर्च के क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स मिल सकते हैं. ओके, तो ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है, अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले कई सालों में देखा है, जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको इससे थोड़ी मदद मिल सके. ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपने क्या किया, अभी आपने एमएससी कर ली, ठीक है, आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई, आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई. तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो खुद से आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको करना क्या है. बहुत सारे बच्चों का नहीं क्लियर होता है, बहुत सारे बच्चों का क्लियर होता भी है. तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपका टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है. अब टीचिंग के पार्ट को फोकस यहाँ पे मैं उस तरफ कर रहा हूँ कि आप एमएससी के बाद डायरेक्टली टीचिंग करना चाहते हो, या आप एमएससी के बाद पीएचडी करने के बाद और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन पे जाके टीचिंग करना चाहते हो. ओके, तो ये एक बड़ा सवाल है जो आजकल बच्चों के दिमाग में उठ रहा है. ऐसा हो क्यों रहा है? ये भी बहुत बेसिक रीज़न है. पिछले कुछ साल में, मतलब जब से कोविड हुआ है 2020 से, तब से जो हमारा CSIR लाइफ साइंस की या CSIR की जो साइकिल है, वो ऑलमोस्ट अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुकी है. कभी जो जून में होना चाहिए पेपर, वो जून में नहीं हो रहा है, जो दिसंबर में होना चाहिए वो दिसंबर में नहीं हो रहा है, बीच में एक साल गैप ही हो गया पूरा. ओके, तो उस वजह से क्या है, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है. कई सारे बच्चों के घर में ऐसा होता है कि नहीं बेटा, अब आप अर्न करना शुरू करो, नहीं अब आप ये करना शुरू करो. तो वो जो प्रेशर होता है ना कि हाँ मेरे साथ वाले लोग कमा रहे हैं, मेरे साथ वाले लोग ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी एज हो रही है, वो प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में हम कई बार एक गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो वो ज़रूरी है कि हम ऐसा ना करें, हम इस चीज़ को अच्छे से समझें. ओके, तो दोनों ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है पढ़ाई. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने एमएससी क्वालिफाई कर ली तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, हम टीचिंग में भी जा सकते हैं, हम जिधर जाएंगे सिर्फ मेरा ही मेरा नाम होगा. लेकिन ऐसा बहुत हद तक सच नहीं होता है. जब आप जाते हो कॉलेज तक तो बहुत अच्छा होता है, सब हंकी डोरी चल रहा होता है, एकदम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं. ओके, लेकिन जब आप असली फील्ड में उतरते हो, जब आप जाते हो कहीं पढ़ाने या कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको पता चलता है कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है ना. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अपने ब्रेन को आप नॉलेज से भरो. उसमें आपको जो टाइम लगता है वो टाइम आप लो. अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस का अगर हम लोग एग्जांपल लें, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो आपको फोटोसिंथेसिस की सुपरफिशियल नॉलेज नहीं लेनी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये दोनों कैसे अलग हैं, दोनों कहाँ हो रही हैं. मतलब आपको पूरा एमएससी लेवल पे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ अगर लाइट रिएक्शन हो रहा है तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, किस किस फोटो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, उस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज है तो उसका क्या काम है, मैंगनीज ही क्यों है, दूसरा कोई क्यों नहीं है, और अगर वहाँ पे मैंगनीज है तो वहाँ पे जो हमारा टायरोसिन है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, जो और भी सारी चीज़ें उससे एसोसिएटेड है, आपको सारी पता होनी चाहिए. बेसिकली भले ही रिसर्च हो या टीचिंग फील्ड हो, दोनों में ही अगर आपके पास छोटे छोटे क्यों का जवाब है तो आप अपनी जगह बना लोगे. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी डेमो देने जाते हो एक टीचर की तरह, और वहाँ पे बच्चे क्या चाह रहे होते, बच्चे चाह रहे होते कुछ नया, कुछ ऐसा जो वो देख तो रोज़ रहे हो लेकिन उन्हें उसका मतलब ना पता हो. जैसे कि पतझड़ होता है तो प्लांट अपने मतलब जो लीव्स होती हैं वो क्यों शेड ऑफ कर देते हैं, क्यों वो साल के ऐसे टाइम पे होता है, गर्मी से पहले, ठंड से पहले, ऐसे करके. ये जो छोटी छोटी रीजनिंग है ना, जो बच्चे अपने चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जब आप ऐसी चीज़ें बताओगे ना तो उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, वो आपकी बात सुनेंगे. जब आपकी बात सुनेंगे तभी आप
कुछ आगे बढ़ सकते हो। और वो तब आप कर पाओगे बात जब आपके पास नॉलेज होगी। तो सबसे पहली चीज़ है दोनों फील्ड में जाने से पहले कि अपनी नॉलेज को आप बढ़ाएं, उसे बूस्ट करें। आप बेसिक किताबें पढ़ें, आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने एमएससी कर ली है या आप कितना भी पढ़ चुके हो, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। आप बेसिक 11th-12th की बुक्स पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी जो हायर एजुकेशन की बुक्स हैं वो पढ़ें। आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, लेनिंजर पढ़ें, वॉइट एंड वॉइट पढ़ें। जेनेटिक्स एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है, तो आप उसके लिए जीन्स पढ़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग बुक्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर करोगे कमेंट तो मैं उसका आंसर भी कर दूंगा। अब मैं एकदम एक्टिव रहूँगा कमेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छूट गया है। चलो, तो ये हो गई आपकी बात कि आपको सबसे पहले क्या करना है। उसके बाद हम एक एक करके डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टीचिंग सेक्टर पे। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग भी दो तरीके की हमारे पास हो सकती हैं। पहली तो टीचिंग जो आप बीएड के थ्रू गवर्नमेंट टीचर की तरह अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो, और दूसरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग सेक्टर में जाने वाले हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो कोचिंग सेक्टर वालों को होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको एमएससी के बाद बीएड करना है, और बीएड के बाद आपको जो फॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के, जो सीटेट है वो सारे पेपर क्वालिफाई करके जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। वो एक पूरी अलग फील्ड है, और अगर आपको वो करना होगा तो वो आपको पहले से क्लियर होगा या आपके घर वालों को क्लियर होगा कि आपको ये करवाना है। लेकिन दिक्कत आती है प्राइवेट सेक्टर में उतरने से, कि प्राइवेट सेक्टर में हम जाएँ कि ना जाएँ, जाएँ तो किधर जाएँ। हम प्राइवेट सेक्टर में नीट सेक्शन में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे नीट का टीचर बनना है, फैकल्टी बनना है, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। मतलब ये, मैंने उनसे पूछा कि आप जोलॉजी पढ़ाओगे या बॉटनी। यहाँ पे नीट सेक्टर में आपको जोलॉजी बॉटनी में सिलेक्शन करना पड़ता है। वो कहते हैं सर मैं दोनों पढ़ा दूँ। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अगर एक में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। क्योंकि जितने बेसिक या हम ये कह लें जो कोर सब्जेक्ट्स जैसे बॉटनी हो गए, जोलॉजी हो गए, जो कोर सब्जेक्ट्स एमएससी करके आते हैं, इनका जो लोअर बॉटनी लोअर जोलॉजी है बहुत क्लियर होता है। ये एडवांटेज है उनके पास, उनका लोअर बॉटनी, एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, टेरिडो, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होता है। एनाटॉमी हो गई, फ्लावरिंग प्लांट की, मॉर्फोलॉजी हो गई। लेकिन जो अप्लाइड सब्जेक्ट से एमएससी करके आते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये जितने भी और ऐसे अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो हायर टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी हो गई, प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, हायर लेवल पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी का प्रपोर्शन हो गया, तो ये सब तो बहुत क्लियर होता है। लेकिन लोअर बॉटनी क्लियर नहीं होती, लोअर जोलॉजी क्लियर नहीं होती, वहाँ पे दिक्कत पैदा होती है। तो आप अगर कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो ये मान के चलना कि रिजेक्शंस तो होंगे शुरू में एकदम से आपको कहीं भी नहीं ले लिया जाएगा, है ना। और आपके पास क्या चांस रहेगा वहाँ पे कि आपको फिर से प्रयास करना है, फिर से प्रयास करना और फिर से करते रहना है। उसमें से एक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन निकल के आया है जो आज की डेट में, वो है एडटेक यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आजकल कोचिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, वो सब एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। एडटेक में क्या होता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे साथ पीपीटीज़ का और बहुत सारे ऐसी चीज़ों का जो हमारे क्लास में सपोर्ट करती हैं, हमको मदद करती हैं क्लास लेने में। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को हायर किया जाता है, और वो भी काफ़ी कम पैकेज पे। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट है, अभी पास आउट होकर निकला है, उसको लग रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए, इतना ही बहुत है, तो वो बहुत अच्छे से वो पैकेज ले लेते हैं। क्योंकि जो बड़े टीचर हैं जो ऑफलाइन सेंटर्स पे बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं या वहाँ पे एक अच्छे नॉलेज को गेन कर चुके हैं, वो इतनी जल्दी ऑनलाइन सेक्टर पर नहीं उतरना चाह रहे। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, एडटेक में एनरोल हुए पिछले कुछ सालों में, एडटेक में आए और एडटेक में आना चाह भी रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो आज की डेट में, तो आपको किसी भी कोई भी एडटेक जाइंट है या आपका, जो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन अगर कोई भी आपको एडटेक जाइंट है तो आप वहाँ ज्वाइन ना करो मेरे हिसाब से। ओके, कोशिश करो कि आपको ऑफलाइन में मिल जाए। होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे लोगों ने एडटेक कंपनियां ज्वाइन करी, और वो ज़्यादातर एडटेक कंपनियां इस समय लॉस में जा रही हैं। उसकी वजह से होता क्या है, एम्प्लॉय ले ऑफ्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो एम्प्लॉय जो एडटेक कंपनी में अभी तक पढ़ा रहा था, उसको ऑफलाइन का या फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो कि चारों तरफ आपके जाइंट्स हैं, जितने भी आपके बड़ी कोचिंग्स हो गई, ये एक बार को सोचती हैं कि आपको लिया जाए या न लिया जाए। सब्जेक्ट तो आपके पास ठीक है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है क्लास में बच्चों को हैंडल कैसे करना है, कैसे बच्चों को चीज़ें बतानी है, अगर कोई परेशानी होती है तो क्या करना है,
वो सब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और आप एडटेक में 2 साल काम कर चुके हो, आपको आदत पड़ चुकी है सैलरी की, तो अब आप बिना उसके भी रह नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना है। वहाँ पैदा होती हैं परेशानियाँ, वहाँ पैदा होती हैं दिक्कतें। ओके, जो नए लोग हैं जो अभी एंट्री कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको अगर मैं समझाना चाहूँ तो उनके लिए यही है कि आपको पहले से सोच के रखना है मुझे किस तरफ जाना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो आप आ सकते हो फील्ड में, लेकिन कोशिश करो कि एडटेक ज्वाइन ना करो, आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करो किसी भी कोचिंग का। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन वो फील्ड ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगी आज के नज़रिए से। आने वाले समय में फिर से अगर कोविड या कुछ ऐसा आता है तो वो ऑफलाइन सेंटर आपको ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा देगा, लेकिन ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन में स्विच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी या अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़ आ जाती है हमारे सामने प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी की, कि एडटेक है या ऑफलाइन है, कितना स्टेबल है आपकी जॉब, कितने दिन तक आप जॉब में सर्वाइव कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने शुरू करी थी यहाँ से, वही जो मैं बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग में, आपके क्लास में अगर बच्चे रुक रहे हैं, मतलब आप पढ़ा रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए कुछ। आप चाहे नाचो, चाहे कुछ भी करो, किसी भी तरीके से बच्चे रुकने चाहिए। अब नाचोगे तो बच्चे तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इतना अच्छा आप नाच नहीं पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को इतना इंटरेस्ट बिल्डअप करके पढ़ाओ, इतने अच्छे से पढ़ाओ कि बच्चे रुकें, और वो तब होगा जब आपके पास नॉलेज होगी। तो पूरी तरीके से सर्वाइवल आपकी नॉलेज पे टिका हुआ है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करोगे, अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन लाओगे, चीज़ों को बदलोगे, तो बच्चे जाहिर सी बात है टिकेंगे। और जब वो क्लास में रुकेंगे तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, और आपकी रेटिंग बढ़ेगी तो आप लंबे समय तक स्टेबिलिटी बरकरार रख पाओगे अपनी लाइफ में, और एक लंबे समय तक आप उस जॉब को लेके आके जा पाओगे। फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, वो है रिसर्च। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ये भी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है रिसर्च के साथ, जो सबसे बड़ी आज की डेट में, वो है फेलोशिप। फेलोशिप का जो मेन एग्ज़ाम है हमारा CSI और JRF का, वो काफ़ी अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुका है, टाइम से पेपर नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो उस वजह से क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो टाइम वेस्ट पैनिक क्रिएट कर रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप वेट करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और फिर जाओ इस फील्ड में। मतलब मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका पेपर नहीं हुआ, या अभी पेपर उनका नहीं निकला, या हुआ नहीं, इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया या छोटी छोटी और जगह ज्वाइन कर लिया लैब्स में ही, और उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है कि आप सोच नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है, आपसे वहाँ पे गाइड सीधे कहेगा कि आपसे एक पेपर तो निकला नहीं, क्या रिसर्च करने चले आए। ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपके मन में भी एक रहेगा कि यार मैं पेपर तक एक क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये कैसी बात हो गई मेरे साथ। ठीक है, तो आप पेपर क्वालिफाई करके ही जाओ, और अगर आप पेपर क्वालिफाई करके जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो 5 साल तक आपकी फेलोशिप इंश्योर हो गई। लेकिन आपने कहीं भी अगर ज्वाइन किया है PhD, आप कोई आईसर जाते हो, IIT जाते हो, NIT जाते हो, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप ये इंश्योर करो कि आपकी PhD विद इन दिस 5 ईयर ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए। और ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे गाइड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे लोगों को स्विच करना पड़ता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने तो आईसर कोलकाता छोड़ के लखनऊ का CMAP ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, सब चीज़ों के बारे में जानता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये हर तरफ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब होती हैं। आप अगर अपना अच्छा काम करोगे, सेम वही चीज़, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास काम करने का मन है, तो आपको रिसर्च फील्ड में भी कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी फेलोशिप लेके जाओ और अच्छे से रिसर्च फील्ड में एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुन के, वहाँ के देख के कि किस चीज़ पर रिसर्च चल रही है और आगे कितना काम आ सकती है, आप उसमें एंटर करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो इस वजह से मैं भी रिसर्च फील्ड में नहीं जाना चाह रहा था और नहीं गया, तो वो ये है कि ड्यूरेशन। 5 से 6 साल आपकी लाइफ की बहुत अहम ड्यूरेशन है, एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन है। और उसके बाद अगर आप किसी कोर सब्जेक्ट से MSc करके आए, जैसे बॉटनी जोलॉजी, तब तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आते हैं उसमें आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से या ऐसे आप अप्लाइड सब्जेक्ट से आए हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितने मैंने नाम लिए थे, अभी प्लांट साइंस हो गया,
तो ये क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में, बॉटनी में और जूलॉजी में, कोर सब्जेक्ट्स में। तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कितने ही कॉलेज हैं जो एमएससी आपको करवा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से, कितनी ज़रूरत पड़ रही है एमएससी करे हुए प्रोफेसर्स की, पीएचडी करे हुए प्रोफेसर्स की। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, आप पहले 5 साल 6 साल पीएचडी करोगे, फिर आप 2-3 साल दो साल पोस्ट डॉक करोगे, फिर आप एक और पोस्ट डॉक करोगे। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप कब जाके स्टेबल हो पाओगे, किस एज पे जाके स्टेबल हो पाओगे। लेकिन फिर ये अपनी चॉइस है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, अगर साइंटिस्ट नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा। तो अगर आपके पास साइंटिफिक ब्रेन है, अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर से आप जाओ। बस ये सोच लेना कि रिसर्च फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ से आपको बहुत पैसे मिल जाएं। वो तब मिलेंगे जब आप इतनी रिसर्च कर लो कि कोई ऐसी चीज़ बना लो जिसको पेटेंट कर लो और कंपनी बना के उसको बेचने लगो, तो वो आपको बहुत पैसा मिलेगा। इस फील्ड से ज़्यादा पैसा कहीं है नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ रिसर्च करके जाना चाह रहे हो तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो, एंड आई विल ट्राई टू बी मच मच रेगुलर फ्रॉम फर्दर। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। अर्पित चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।